आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है गाइस, तो ये क्लास 12th की ज्योग्राफी है। ओके गाइस, और क्लास 12th की ज्योग्राफी का ये जो है चैप्टर नंबर 6 है, जल संसाधन, सेकेंड बुक की चैप्टर है। इसका गाइस मैं पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, ये पार्ट 2 है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले जाके पार्ट 1 देख लीजिए और फिर पार्ट 2 देखिए, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो बिना टाइम गवाए आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रावत स्टडी ट्यूटोरियल में, और बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं। और आज पढ़ते हैं हम जल के गुणों का हार्स। उद्योगों से निकला मतलब पानी जो है उसकी क्वालिटी खराब कैसे हो रही है, इस हेडिंग का मतलब ये है। तो उद्योगों से, जो इंडस्ट्रियल एरिया से जो अवशिष्ट पदार्थ जो निकलते हैं वो क्या होते हैं, एज इट इज जैसे वो निकल रहे हैं, जितना गंदा वो पानी है एज इट इज वैसे ही वो नदी में बहा दिया जाता है। उसको साफ नहीं किया जाता है, फिल्टर नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है हमारा दूषित हो जाता है, और पानी में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनको भी इस चीज़ से नुकसान पहुंचता है। रसायन, चमड़ा, लुगदी, कागज उद्योग सबसे ज़्यादा ऐसे हैं जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल निकलने की वजह से पानी को, पानी में रहने वाले जीव और हमारे जो पानी की क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इन अपशिष्ट पदार्थों का नदियों में प्रवेश करने के बाद जो क्वाटिक सिस्टम होता है, जलीय तंत्र होता है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हमारे देश में गंगा और यमुना दोनों ही नदी बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और दोनों ही नदियों में पानी की मात्रा बहुत सारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बोल सकते हैं कि इन नदियों का पानी हम बिना फिल्टर किए पी नहीं सकते। खास करके मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा इनकी हालत बेकार हो जाती है। अगर आप जहाँ से गंगा यमुना नदी उत्तराखंड में निकलती है, अगर वहाँ का एरिया देखें तो फिर भी आपको साफ नजर आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब ये नदी अपना रास्ता आगे बढ़ाती है तो आगे बढ़ने के साथ साथ इसका पानी भी दूषित होता चला जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी जो है वैसे ही पानी बहुत कम है हमारे पास। 97% खारा पानी है, मात्र 3% ही हमारे पास पीने योग्य पानी है पूरे वर्ल्ड में, और उसके बावजूद भी पीने योग्य पानी जो है हमारे पास, हम उसको भी साफ नहीं रख पा रहे हैं। इसके लिए बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम टाइम रहते इसका संरक्षण नहीं कर पाएंगे तो आने वाले टाइम में गाइस क्या होगा कि हमें पानी की कमी देखने को मिलेगी। और अभी भी बहुत सारे देशों में, बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे जिलों में आपको ये चीज़ें सुनने को मिलती होंगी न्यूज़ में। पीने योग्य जल, अलवणीय का मतलब है जो खारा नहीं है, खारे जल को लवणीय बोलते हैं, जो पीने योग्य उसको अलवणीय जल बोलते हैं। इसकी मांग बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, और संसाधन को बचाने की जरूरत है, क्योंकि पानी को प्रोड्यूस इतनी मात्रा में नहीं किया जा सकता, और ये प्राकृतिक रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, इसको बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारत के साथ सभी देशों को जल संरक्षण के लिए प्रभावशाली नीतियां, कानून, कदम उठाने चाहिए। खाली इंडिया ही नहीं, इंडिया से अदर जो कंट्री हैं उनको भी साथ मिलकर इस वर्ल्ड जो ये बोल सकते हैं हम क्राइसिस है, अब जल हो गया, पर्यावरण प्रदूषण जैसे मुद्दे हो गए, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मिलके, ग्लोबलाइजेशन जो मुद्दे हैं इनको, इन पे वर्क करना चाहिए सारे कंट्रियों को मिलके। जल बचत तकनीकी विधियों के विकास के अलावा प्रदूषण के बचाव के लिए भी प्रयास करना चाहिए सारे देशों को मिलकर। WTO जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, WHO हो गया, UNO हो गया, इन सबको यहाँ पे क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। सरकार को जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल पुनः चक्रण, पुनः उपयोग के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए, ताकि लोग पानी के जल का उपयोग कर सके। जो पानी हमने यूज़ किया उसको दोबारा से रीयूज़ कैसे किया जा सके, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना होगा। ये संरक्षण प्रबंधन के नियम हैं। जल प्रदूषण का निवारण, कैसे हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। जल स्रोतों के पास गंदगी फैलाना, जितने भी हमारे पास नदियाँ और झीलें हैं, तालाब है, उनके आसपास के एरिया में गंदगी फैलाने से रोकना होगा। साबुन लगाकर नहाने तथा कपड़े धोने पर प्रतिबंध होना चाहिए ऐसे एरियो में जहाँ पे हमें पानी के रिसोर्सेज दिखाई देते हैं। पशुओं को जल में नहलाने से रोगाणु के जल फैलने की संभावना हो जाती है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, जो अपने पशु होते हैं उनको तालाबों में, झीलों में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो पानी दूषित हो जाता है। और लोग क्या करते हैं, पानी जहाँ पे तालाब, झील वगैरह, नदियाँ वगैरह होती है, उनके किनारे पे कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, उससे पानी का होता है इफेक्ट होता है। पशु नदियों में शव जलाते हैं, काफ़ी सारे लोग अंतिम संस्कार नदी किनारे पे करते हैं, तो कई बार क्या होता है, शव पूरा नहीं जल पाता है, अधजले शव होते हैं, राख होती है। ये सारी चीज़ें जब बहा दी जाती हैं पानी में तो उससे भी क्या होता है यहाँ पे
नदी प्रदूषित होती है। तो नदी घाटी पर विद्युत शवग्रह होने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपने देखा होगा, सुना भी होगा आपने कि उसके अंदर डाल देते हैं और एकदम से इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो शव होता है वो जल जाता है, राख बन जाता है। इस चीज़ की टेक्नोलॉजी को लाना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ये जो शव होता है ये हमारे धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो इसमें हस्तक्षेप करना थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए टफ हो जाता है। नदी बेसिन का देखो गाइस, यहाँ से निकलती है, सिंधु नदी का बेसिन है ये सारा, और फिर ये जाके हमारे पश्चिम में गिर जाती है। ठीक है, सिंधु नदी का बेसिन है। इतने एरिया पे आपकी गंगा नदी बहती है। ठीक है, फिर जाके ये इधर गिर जाती है। इस तरीके से इन्होंने बेसिन बता रखा है। आप इस मैप को देख लेना। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, नर्मदा, तापी। ठीक है, ये सारी नदियां हैं। और देख सकते हो आप साउथ में छोटी छोटी नदियां बहुत सारी हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो आपको गंगा मिलेगी। गंगा की सहायक नदियां बहुत सारी हैं। ठीक है, ये देखिए, रोलगंज सिद्धि जल संपर्क विकास में पूर्व, जल संपर्क विकास के बाद ये आपकी पिक्स में दे रखा है। घरों, उद्योगों आदि से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ, विषैले पदार्थों को नदियों, तालाबों आदि में डालने से पहले शुद्ध करना चाहिए, मतलब प्योर करना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए। उसके बाद इन्हें नदियों में जाना चाहिए, इस पानी को डालना चाहिए। जल में पेट्रोलियम पदार्थों को नहीं मिलाना चाहिए। आपने देखा होगा जो पेट्रोल वगैरह जो चीज़ें आती है वो समुद्र के द्वारा आती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो टैंक होते हैं वो समुद्र में मिक्स हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं किसी कारणवश, दुर्घटनावश। तो ये पानी में नहीं मिलने चाहिए। एवं शहरों से निकलने वाला जो मल, कूड़ा करकट वगैरह होता है वो जल में नहीं डालना चाहिए। इन्हें शहर के बाहर गड्ढों में डालना चाहिए जो बाद में कंपोस्ट खाद बन जाए। मतलब गड्ढे खोदकर जितना भी कूड़ा करकट है उसमें डाल दो। कुछ टाइम बाद वो अपने आप जो जैविक क्रियाओं के द्वारा वो होता है, कूड़ा होता है, वो कंपोस्ट खाद में बदल जाता है, जिसका उपयोग बाद में खेती के लिए किया जा सकता है। तो लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के ऊपर एक स्टेप उठाने की जरूरत है। वैधानिक समस्याएं देखते हैं हम, कानून वगैरह क्या क्या बने। जल अधिनियम 1974 में प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण करने के लिए अधिनियम बनाया गया था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में बनाया गया था। पर्यावरण को लेकर, जल को लेकर 74 में बनाया गया था। जल उपकर अधिनियम 1977 में बनाए गए थे। ये सारे नियम बनाए गए थे जो कि भाई सुचारू रूप से काम कर सके। ठीक है, परंतु ये प्रभाव ढंग से विकसित नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आज भी हमारी नदियां क्या हैं, प्रदूषित है। इस विधि के द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता, अब जो ये पुनः चक्र और पुनः उपयोग है, इसको हम इस विधि के द्वारा क्या हो सकता है, जल का हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। खारे पानी की जो उपलब्धता है, मतलब जो उसकी क्वालिटी है, उसको सुधारा जा सकता है। तो कम गुणवत्ता के जल को हम बर्तन धोने के लिए, स्नान करने के लिए, बागवानी करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जो ज़्यादा खारा नहीं है, ज़्यादा गंदा नहीं, और ज़्यादा थोड़ा बहुत गंदा है जो पानी, उसका उपयोग हम बर्तन धोने, स्नान करने, बागवानी करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उद्योगों से अग्निशमन व शीतलन के लिए जल पर होने वाली लागत को कम कर सकते हैं। नहाने, बर्तन, कपड़े धोने, वाहनों को धोने वाले पानी से बागवानी भी कर सकते हैं। मतलब बर्तन वर्तन धोए, उस पानी को एकत्र किया और उसके बाद उनसे आप खेती में उनको सींचने के लिए ले जा सकते हैं। इस तरह अच्छे गुणवत्ता वाले पानी को पीने के लिए आप संरक्षण करना होगा। जल संभर प्रबंधन, धरातलीय एवं भौम जल संसाधनों का प्रबंधन जिससे कि वह बेकार ना हो, वही जल संभर प्रबंधन कहलाता है। मतलब कि जो पानी है उसको संरक्षण करना, ताकि वो पानी हमारा खराब ना हो। इसलिए इससे भूमि, जल, पौधे, प्राणी तथा मानव संसाधन को संरक्षण में विस्तृत अर्थ में शामिल करते हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों ने देश में अनेक जल संभर विकास प्रबंधन कार्यक्रम चलाए। इनमें से कुछ गैर संगठन एनजीओ ने भी चलाए थे। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास की ही एक परियोजना है। ये भी देखो गाइस, ये पानी देखो कैसे इकट्ठा किया जा रहा है। पानी, नदी का पानी है, फिर यहाँ पे डैम बना दिया गया है, फिर इस डैम में ये पानी आके यहाँ पे मिल रहा है, और फिर उसके धीरे धीरे नीचे जाएगा, और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी टरबाइन चलेगा। तो मैंने आपको दिखाया था, देखिए जल संभर द्वारा जल संरक्षण, ये देख सकते हो आप, ये चेक डैम बना रखे हैं जल संरक्षण। ये झीलों द्वारा संरक्षण हो रखा है। ये छत पर वर्षा जल संग्रहण हो रखा है। ठीक है, ये पुनर्भरण कूप द्वारा जल संरक्षण हो रखा है, दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से ये आपके चित्र बना रखा है। हरियाली योजना के बारे में पढ़ती हूँ। मैंने आपको बताया कि जल संभर योजना का एक हिस्सा था। हरियाली योजना से ग्रामीण जल संरक्षण करके पेयजल की समस्या को दूर करने के साथ साथ वन रोपण, मत्स्य पालन, सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं।
नीरू भीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलाया गया था, जिसका अर्थ है जल और आप। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को जल संरक्षण की विधियां सिखाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। अखारी पानी संसद राजस्थान में जोइड की खुदाई एवं रोक बांध बनाकर जल प्रबंधन किया गया। तमिलनाडु में सरकार द्वारा घरों में जल संग्रहण संरचना आवश्यक कर दी गई। उपयुक्त सभी कार्यक्रमों में स्थानीय निवासियों को जागरूक करने के लिए सहयोग लिया गया। तो ये सारे जो गवर्नमेंट के द्वारा काम चलाए गए थे, ये सारे जल संरक्षण के ऊपर थे। पढ़ते हैं वर्षा जल संग्रहण के बारे में। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की एक विधि है। ठीक है, इसमें पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, जिसे सिंचाई तथा पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है। भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है। मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। लोगों में सामूहिकता की भावना को बढ़ाता है। भौम जल में पंप करके निकालने में लगने वाली ऊर्जा की बचत करते हैं। ये देखिए, ये ट्यूबवेल्स आपने देखा होगा, जो लोग हरियाणा खेती वगैरह में थे वहाँ पे आपको ये ट्यूबवेल्स मिलेंगे। एंड ये वेल्स हैं, कुएं। ठीक है, इनको हरियाणा साइड में शायद ट्यूबवेल वगैरह कुछ करके बोलते हैं। लोगों में समस्या समाधान की प्रवृत्ति बढ़ाता है। प्रकृति से मधुर संबंध बनाने में सहायक होता है। फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषकों को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये छोटा सा चैप्टर था गाइस, जिसमें हमें पानी के यूज के बारे में बताया गया है। तो जितना ज़्यादा हो सके हमें पानी को कम से कम वेस्ट करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि नल खुला छोड़ दिया, पानी जितना ज़रूरत है उतना ही आप यूज़ कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हमें देखने को मिलेगी अगर हम इसी तरीके से पानी की वेस्टेज करते रहेंगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो होता है पार्ट 2 में समाप्त हो जाता है। पार्ट 1 में इसका अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग वो भी देख सकते हैं। 2 पार्ट मैंने इसके बनाए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई और डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूँगी। पहले मैं सीरीज कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगी। तो मिलती हूँ मैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस कमेंट जरूर किया करिए, मुझे पता चले कि मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ वो आप लोगों के हेल्प के लिए हेल्पफुल है भी या नहीं है। ओके गाइस, तो मिलती हूँ मैं आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।